नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बढ़िया हो। बिना लेट करते हुए जल्दी से अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं कि मुद्रण और आधुनिक दुनिया। इसमें अब तक हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से जो मुद्रण है वो किन देशों से ये प्रारंभ हुआ, उसके बाद किस प्रकार ये यूरोप के अंदर फैला और फिर धीरे धीरे किस प्रकार से जो है इसी मुद्रण के कारण जो है मुद्रण की क्रांति आई या मुद्रण की क्रांति जो है वो संभव हुई। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मुद्रण क्रांति से आगे किस प्रकार से इस मुद्रण क्रांति के कारण जो है ये माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति भी संभव हुई थी। ये पढ़ेंगे अब हम इसके आगे। तो चलो बिना विलंब करते हुए प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार से जो है वो मुद्रण क्रांति का और फ्रांस की क्रांति का संबंध था। तो चलो चालू करो। मुद्रण क्रांति और फ्रांस की क्रांति कि भाई मुद्रण के कारण ऐसा किस प्रकार संभव हुआ कि फ्रांस में क्रांति ही आ गई। भाई ऐसा क्या हो गया कि फ्रांस के लोग जो है वो क्रांति करने को तैयार हो गए सिर्फ मुद्रण के कारण। तो इसके पीछे कारण ये था, देखो मुद्रण के अंदर मैंने पहले बताया था कि इससे में क्या हुआ था कि जो लेखक थे वो अपने अपने विचार जो है वो अपने पुस्तकों के द्वारा जो है वो जाहिर कर रहे थे, यानी ये अपनी पुस्तकों में अपने विचार लिख रहे थे। और उस समय के जो लेखक हो रहे थे वो ऐसे विषयों को ज्यादा उठा रहे थे जो विषय उस समाज के अनुसार गलत थे, यानी जिनको धार्मिक ग्रंथों का या धर्म का हवाला देकर जो है ये कहा जाता था कि नहीं ये चीजें तो सही है, लेकिन वास्तविकता में वो सब चीजें क्या थी, गलत थी। उन चीजों को ये उठा रहे थे, यानी धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास चल रहा था, धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास चल रहा था ये उन सब मुद्दों को उठा रहे थे। जो रीति रिवाज चल रहे थे धर्म के नाम पर ये उन सब के ऊपर क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, उन सब की आलोचना कर रहे थे कि भी नहीं ऐसा धर्म के अंदर कहीं भी नहीं है, ये झूठा बनाया जा रहा है, ये समाज को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। जैसे मार्टिन लूथर किंग ने किया था ना, उन्होंने कैथोलिक जो चर्च था उसको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी ना। तो ठीक इसी प्रकार से जो उस समय के लेखक थे वो अंधविश्वास रीति रिवाज थे इनके ऊपर क्या कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे। इनके साथ साथ और किस पर सवाल उठा रहे थे, इसके बाद सवाल उठा रहे थे निरंकुश राजाओं पर। निरंकुश राजा यानी निरंकुश यानी बिना किसी अंकुश के, यानी जिस पर किन्हीं का भी दबाव नहीं है, जो राजा अपने अनुसार मनमानी आचरण करे थे उन राजाओं के ऊपर भी लेखक लिख रहे थे। इससे क्या हुआ कि इधर भी लिख रहे हैं अंधविश्वास रीति रिवाज के लिए और इधर लिख रहे हैं निरंकुश राजाओं के खिलाफ। अब इनसे क्या हुआ, जो पढ़ रहे थे इनके जो पाठकगण थे, जो लोग इन किताबों तक पहुंच रहे थे उनके अंदर क्या हुआ, उनके अंदर अब विवेक का जो है निर्माण होना प्रारंभ हो गया कि ये इन लोगों ने अब क्या है सोचना प्रारंभ कर दिया कि भाई इनको पास विचार तो था नहीं, तो इनको जब इस प्रकार के विचार मिले तो उन्होंने क्या हुआ, उनके ऊपर सोचना प्रारंभ कर दिया। यानी अब वो विवेक से जो है वो काम करना, अब वो जो है विवेक से जो है काम करने लग गए थे। यानी अब जब कहीं भी वो बैठ रहे थे या जब भी लोग इकट्ठे हो रहे थे तो अब जो है वो ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे जिनके अंदर विवेक लग रहा था और उनके जो सोचने का दृष्टिकोण था वो अलग हो गया था। उन्होंने भी इस चीज को महसूस किया कि हाँ भी ये है तो अंधविश्वास, इस प्रकार का धर्म के अंदर कहीं नहीं लिखा। उन्होंने इस प्रकार के रीति रिवाजों के खिलाफ बोलना चालू किया, ऐसे मुद्दों पर सार्वजनिक बहसें करनी चालू कर दी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो निरंकुश राजा थे इनको पता चला कि हाँ ये हमारा लगातार शोषण तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, हमारा शोषण तो कर रहे हैं। और बच्ची कुची कसर इन्हीं लेखकों ने पूरी की थी कार्टूनों के जरिए, जिनको अपन चित्र भी बोल सकते हैं। इन्होंने क्या किया था 1780 के अंदर इस प्रकार के कार्टून बना दिए थे जिनके अंदर साफ साफ दिखाया जाता है किस प्रकार से जो है जनता तो शोषित हो रही है और जो राजा थे वो आराम से मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, भोगों का उपभोग कर रहे हैं। जब इस प्रकार के कार्टूनों का निर्माण हुआ तो जो जनता थी, जो पाठक थे, उनके दिमाग में जो है इसकी एक छवि बननी प्रारंभ हो गई कि हाँ ये वास्तविकता में सही है कि हमारा शोषण भी हो रहा है और हमें धर्म के नाम पर जो है वो अंधविश्वासों के अंदर बांधा जा रहा है। और इन राजाओं के जो खिलाफ है वो लोग खड़े हो गए थे और फ्रांस के अंदर इन्हीं मुद्रण क्रांति के कारण जो है फ्रांस के अंदर क्रांति का जन्म हुआ था। तो अब आप समझे कि किस प्रकार से जो मुद्रण है उसके कारण जो है फ्रांस के अंदर क्रांति हुई थी। चला क्यों टाइम खराब करा, तो बात पहले ही पढ़ा दी कि लेखक जो है किताब वगैरह लिख रहा है तो इसके अंदर कोई ज्यादा खास मोटा मोटी आज अच्छी या नई बात नहीं आई।
चालो आगा। अब हमने ये पढ़ लिया कि किस प्रकार से जो है मुद्रण प्रारंभ हो गया था। अब हम पढ़ेंगे किस प्रकार 19वीं सदी के अंदर जो है मुद्रण के कारण प्रभाव पड़ा था, किस प्रकार से 19वीं सदी जो है मुद्रण के कारण प्रभावित हुई थी, या मुद्रण के लिए किताबें पढ़ने के लिए किस प्रकार से जो है कार्य किया गया था, लोग उसके ऊपर प्रयास कर रहे थे। तो अगर हम बात करें यूरोप की, हर जगह घूम फिर के यूरोप आता ही आता है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर मैंने पहले बताया था कि साक्षरता जो है वो लगातार बढ़ रही थी। इसका कारण क्या था? साक्षरता जो वो लगातार बढ़ रही थी, साक्षरता कम नहीं हो रही थी, लगातार बढ़ रही थी। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था कि अब दो नए पाठक वर्ग जो हैं वो इसके अंदर जुड़ गए थे, यानी दो अन्य समुदायों को जोड़ ले गए थे, जिसमें एक तो थे बच्चे, एक थी महिलाएं। इन दो को जब सम्मिलित किया गया तो अपने आप ही जो है मुद्रण जो है वो बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्योंकि किताबें ज्यादा छपने लगी थी। किस प्रकार से, उसकी बात करते हैं। बच्चों को इस प्रकार से शामिल किया गया कि इनके लिए जो है वो अनिवार्य शिक्षा कर दी, कि बच्चों को जो है वो अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी पड़ेगी। जिस प्रकार से भारत में भी तो किया हुआ ना कि 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी मुफ्त में, जिससे सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने कहा था कि बच्चों को जो है वो अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। अब अगर इनको शिक्षा मिलनी चाहिए तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? भाई इनको किताबों की जरूरत होगी, नहीं होगी? किताबों के बिना थोड़ी पढ़ेंगे बच्चे, तो इनके लिए किताबों की जरूरत भी होगी। अब किताबों के अंदर कुछ ना कुछ पढ़ाना पड़ेगा। भी किताबों का कोई ना कोई पाठ्यक्रम तो होगा ना। जिस प्रकार से आपकी 10वीं की पुस्तक है उसका एक पाठ्यक्रम नहीं है, ठीक उसी प्रकार से इनका भी कोई पाठ्यक्रम रखना होगा। इसके लिए इन्होंने रखा था किसको? कथाओं को। जो उस समय की यूरोप की प्रसिद्ध कथाएं थी उन कथाओं को रखा था, और इन कथाओं का संकलन किया था, यानी इन कथाओं को ढूंढ ढूंढ के लेकर आए थे ग्रीम बंधु। यानी इन्होंने क्या किया था? ग्रीम बंधुओं ने, दो भाई थे, ये लगातार गए थे अलग अलग जगह पे, अलग अलग गांवों में गए, वहां की कहावतों को, वहां की कहानियों को जो प्रेरित कर सके बच्चों को, उनको उठाया और फिर उनको जो है बुकों के अंदर जो है देना प्रारंभ किया, बुकों के अंदर जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। अब इन सब के लिए किताबें लिखनी पड़ेगी, भी कथा वगैरह इनको लिखना तो पड़ेगा ना। इसके लिए केवल बच्चों के लिए जो है वो अलग से फ्रांस के अंदर जो है वो एक छापा खाना खोला गया था, यानी एक प्रेस खोली गई थी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चों की किताबें लिखी जा रही थी। तो अब आप देखो यूरोप के अंदर कितने बच्चे होंगे। अगर हम सीधे सीधे अगर उनके लिए अनिवार्य शिक्षा को कर देंगे तो कितने बच्चों को हमें किताबें उपलब्ध करवानी पड़ेगी, और उन बच्चों को अगर किताबें उपलब्ध करवानी पड़ेगी तो कितना मुद्रण जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से एक वर्ग बच्चे बने जिसके कारण मुद्रण बढ़ गया। और दूसरे महिलाएं, इनके लिए मैंने पहले बताया था, फिर से बताता हूं। एक किताब बताई थी मैंने, एक पेशिया किताब, जिसको चैपमैन बेचता था। एक पेशिया किताब छोटी सी थी, बताई थी ना, छोटी सी किताब होती थी जिसको बोलते थे पेनी मैगजीन। पेनी मैगजीन यानी एक रुपए की आती थी। उनका जो मुद्रा होती थी 1 रुपए, उसकी आती थी, आपने 1 रुपए मान लो, उसकी एक छोटी सी किताब आती थी। इस किताबों को जो है वो बनाया गया था किसके लिए? सिर्फ महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के पास क्या भी उस समय किताबें पढ़ने के लिए भी पैसे हो या ना हो, या आसानी से उनको किताब उपलब्ध हो जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया? इनके लिए छोटी छोटी किताबें बनाई, आकर्षक किताबें जिनमें कहानी, कविताएं, मनोरंजन की चीज होती थी, जिससे महिलाएं इनकी तरफ आकर्षित और इनको पढ़ना प्रारंभ कर दे। इसके लिए एक पेशिया या पेनी मैगजीन जो है वो महिलाओं के लिए बनाई। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो महिलाएं हैं इनको एक तरफ और आकर्षित किया गया, और वो था उपन्यास। यानी जो बड़े बड़े नोवेल होते थे उनको भी जो महिलाओं को पढ़ने के लिए उपलब्ध करवाया गया। और उपलब्ध क्या करवाया गया? महिलाओं को खुद को इनके अंदर पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा था, मजा आ रहा था, यानी इनकी रुचि बन रही थी। तो महिलाओं ने उपन्यासों को पढ़ने के अंदर बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा उस समय कुछ विदुषी महिलाएं भी हुई। थोड़ा मिटा दे वहां, और बोर्ड बढ़ गया। बच्चों वाला समझ में आ गया हमें किस प्रकार बच्चों के कारण मुद्रण बढ़ा। अब हम महिलाओं के कारण बात करते हैं कि महिलाओं के कारण किस प्रकार बढ़ा, या महिलाओं को किस प्रकार मुद्रण के लिए आकर्षित किया गया। तो एक पेश या पेनी मैगजीन चलाएगी, जिससे क्या हुआ? महिलाएं को आसानी से किताबें उपलब्ध होगी। इसके अलावा क्या गया? इसके अलावा उपन्यास जो है इनकी तरफ महिलाएं विशेष रूप से आकर्षित होती है। और इसके अलावा उस समय जो है वो कुछ विद्वान महिलाएं भी आई थी। विद्वान महिलाएं यानी जिन्होंने लेखन कला में काम किया था या जो खुद लिख रही थी। इनमें एक तो थी जेन ऑस्टिन, एक थी ब्रोट बहने, वेदों को नाम तो याद रखने, बच्चे बताना।
एक थी जॉर्ज इलियट। अब याद रहे तो ठीक है, नहीं एक आधो नाम दिमाग में अटका लियो। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब महिलाएं लिख रही थी तो महिलाओं को ये होता ना, पहले एक वो अपनी तरफ से वो एक बोलते कॉर्नर, सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था, जिससे क्या होता था महिलाएं जो जैसे महिलाएं कुछ लिखेंगी तो उनको पढ़ने में जो उनको आसानी भी रहेगी और उनका जो दृष्टिकोण है महिलाओं का वो महिलाएं ज्यादा अच्छी तरीके से रख सकती थी। तो इस प्रकार से हमने दो समुदाय जो है उनको मुद्रण के अंदर और बढ़ा लिया था, जिसके कारण यूरोप की जो साक्षरता थी वो लगातार बढ़ रही थी। क्यों? एक तो क्या किया हमने, बच्चों को बढ़ा लिया जिसके कारण मुद्रण बढ़ गया। दूसरा महिलाओं को भी हमने क्या किया, इसके अंदर जो है वो ले लिया था, उनको सम्मिलित कर लिया था एक पीछे किताब के द्वारा। फिर उनका उपन्यास की तरफ भी ध्यान जाने लग गया और उसके अलावा जो है बहुत सी महिलाएं भी उस समय उभर के आ रही थी, जिनमें जॉर्ज एलियट थी, ब्रॉड बैनी थी और जेन ऑस्टिन थी। ठीक है, ये काम हुआ। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा ये हुआ 19वीं सदी के अंदर जो है वो यूरोप के अंदर एक नया कार्य प्रारंभ किया गया, यानी एक नई प्रकार की व्यवस्था प्रारंभ की गई। वो कहाँ की गई? वो की गई इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर क्या किया गया? इंग्लैंड के अंदर एक पुस्तकालय खोला गया। उस समय तक इस प्रकार का कोई पुस्तकालय नहीं था, जिसके अंदर क्या किया जाता था, इसके अंदर किताबें जो हैं वो किराए पर दी जाती थी। यानी सपोज करो कोई ऐसा व्यक्ति है जो भाई फिर भी किताबों को जो है ले नहीं सकता, यानी किताबों को अभी भी जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी अभी भी पहुंच के बाहर है किताबें, उस व्यक्ति को क्या किया जाता था कि वो सिर्फ पढ़ सके। इस उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, उन किताबों को किराए पर देना प्रारंभ कर दिया कि आप आए, किताबों किराए पर लें, पढ़ें और फिर से देके चले जाएं। उसका कुछ रेंट होगा वो आपको किराया देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे जो ऐसे वर्ग हैं जो किताबें नहीं खरीद सकते, जैसे किसान मान लो, कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति मान लो जो पढ़ना चाहे पर किताब ना खरीद सके, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको किताब पढ़ने की इच्छा हो परंतु वो पैसे को देख कर ना पढ़े, ऐसे व्यक्ति को किताब आसानी से उपलब्ध हो गई। इससे क्या हुआ, इससे पाठक वर्ग और बढ़ा, और जब ये और बढ़ेगा तो किताबों की मांग और बढ़ेगी, और किताबों की अगर मांग और बढ़ेगी तो फिर उससे क्या होगा, मुद्रण जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। यानी हम अगर 19वीं सदी की बात करें तो उसके अंदर मुद्रण लगातार बढ़ रहा था। लोगों को किसी न किसी प्रकार से जो है इस प्रकार से प्रयास किया जा रहा था कि लोग किताबों की तरफ आकर्षित हो और मुद्रण लगातार बढ़े। अब आपको पता है कि मुद्रण यानी किताबें छापना, और इसके अंदर तकनीक की भूमिका ना हो ये संभव ही नहीं है। किताबें छापने के अंदर तो तकनीक जो है अगर वो आएगी तो निश्चित रूप से मुद्रण को प्रभावित करेगी ही करेगी। मुद्रण इससे 101% प्रभावित होगा। अब इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ तकनीक के कारण मुद्रण प्रभावित हुआ था, और किस प्रकार से हुआ था। वो इस प्रकार से हुआ था कि सबसे पहले तो एक व्यक्ति थे रिचर्ड एम हो। रिचर्ड एम हो ये न्यूयॉर्क के थे भाई। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक प्रेस बनाई थी जो बिजली से चलती थी। इन्होंने एक प्रेस बनाई थी जो उस समय बिजली से चलती थी, जैसे गुटेनबर्ग ने बनाई थी ना, इन्होंने भी एक प्रेस बनाई थी जो बिजली से चलती थी। ये क्या करती थी, ये 8000 सीट यानी 8000 पेपर जो है वो छापती थी। अब बताओ कहां पर उस समय गुटेनबर्ग ने जो लिखी थी, वो एक बाइबल लिखी थी, याद है ना आपको? कितना टाइम लगा था उसे? उन्होंने 3 साल में 180 कॉपी छापी थी, और इसने क्या किया था, मात्र और मात्र 8000 सीट छाप रहा था एक साथ में। अब बताओ ये किसने बनाई थी? रिचर्ड एम हो ने। अब आप बताओ इससे मुद्रण प्रभावित होगा या नहीं होगा? भाई निश्चित रूप से होगा मुद्रण प्रभावित। क्यों नहीं होगा? एक तो अगर उससे अपन कंपेयर करें, या पहले उससे कंपेयर करें जो वो हाथ से लिखते थे, पांडुलिपियों में लिखते थे, उससे कितना तेज हो गया नहीं होगा? यहाँ तक नहीं रुके, इसके अलावा और परिवर्तन आया। इसके बाद जो है ऑफसेट प्रिंट प्रेस आ गई। इसके बाद ऑफसेट प्रेस आ गई। इसमें क्या हुआ, इसमें आप एक साथ जो है वो 6 रंगों में छपाई कर सकते थे। यानी इस प्रकार की जो है प्रेस आ गई थी, इस प्रकार की जो छापने की मशीन आ गई थी जिसके अंदर आप एक साथ में 6 रंगों के अंदर छपाई कर सकते थे। आपको रुकना नहीं पड़ेगा कि पहले इस रंग की ले लाओ, इस रंग की ले लो। अगर 6 रंगों की जरूरत है तो आप उसी एक प्रेस से एक साथ छपाई कर सकते थे। तो तकनीक की क्या भूमिका थी, ये आपको साफ साफ दिख रही है कि तकनीक के कारण तो मुद्रण की जो रफ्तार है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। रिचर्ड एम हो जो थे, इन्होंने जो बिजली की बनाई थी उससे क्या होता है, एक साथ 8000 सीट जो है वो एक साथ छप रही थी। और इसके अलावा
उसके कुछ समय पश्चात जब ऑफसेट प्रेस आई तो उससे एक साथ जो है वो 6 रंगों के अंदर छपाई होने लग गई थी। यानी तकनीक की जो है वो निश्चित रूप से इसके अंदर भूमिका थी। तो भाई अभी तक हमने किसकी बात की? मुद्रण पढ़ लिया, यूरोप में पढ़ लिया, 19वीं सदी पढ़ ली। जिस प्रकार से अब तक हमने 4 पाठों में करते आए हैं, 4 में नहीं 3 में करते आए हैं, उसी प्रकार से अब हमें इसमें भी करना है। क्या? भारत की तो बात की नहीं ना, जैसे तीसरे पाठ में किया था, चौथे में किया था, भारत में इसकी बात करनी पड़ेगी कि भारत में मुद्रण क्या था भाई, था या नहीं था, या मुद्रण के कारण भारत में क्या परिवर्तन आया। अब हमें इसके ऊपर बात करनी है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि भारत की स्थिति क्या थी मुद्रण के अंदर, वहां से आने से पहले या पहले से यहाँ कुछ था या नहीं था। जिस प्रकार से मैकाले हमें कहता था कि आप असभ्य हो, वो हम वास्तव में असभ्य थे। यानी मैं हर बात में मैकाले ने घुसा लाऊं, हर बात में मैकाले को लेके आ जाता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे वो बात जहन में घुस गई और आपके भी वो घुसनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से जो है हमारी जो छवि है उसको खराब किया गया था। हम सभी भारतीयों को पता होना चाहिए कि हम वास्तव में हम किस धरोहर के मालिक हैं और किस प्रकार हमारी छवि को खराब किया जा रहा था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक इतिहास हमारा कंप्लीट हो, आपके दिमाग में, आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि भारतीय किसी से भी ना पहले कम थे ना अब कम है, और भारत का इतिहास हमेशा से गौरवान्वित रहा है। चलो, तो इसने कहा था कि भारत में मुद्रण, मैकाले आगे वापस छोड़ो, मैकाले भारत में मुद्रण की बात करें तो भारत के अंदर प्रारंभ से ही, तो भारत के अंदर जो है संस्कृत, फारसी, अरबी और भारत की जो और क्षेत्र की भाषाएं थी, यानी हमारी जो क्षेत्र लोकल लैंग्वेज थी ना, राजस्थान की राजस्थानी हो गई, गुजरात की गुजराती हो गई, उनके अंदर पहले से ही हाथों से, जिसे बोलते हैं हस्तलिखित पांडुलिपियां लिखी जा रही थी, पांडुलिपियां लिखी जा रही थी। और इसके अंदर सिर्फ लिखी नहीं जा रही थी, हम इसके अंदर समृद्ध थे और संपन्न भी थे। अब देख लो थे, अब ले मैकाले भाई साहब में क्यों देखियो भारत के लिए तो दिख रहा है ना कि भारत में मुद्रण के अंदर बात करें तो भारत पहले से ही इसके अंदर समृद्ध, शक्ति संपन्न था। हमारे पास पहले से हम संस्कृत में, फारसी में, अरबी में और इसके अलावा हमारी जो और क्षेत्र की भाषाएं थी उनके अंदर हाथों से जो पांडुलिपियां लिख रहे थे। यहीं तक नहीं, भारत के अंदर उस समय भी चित्र बनाए जाते थे, यानी हम पहले से चित्र भी बना रहे थे। तो अब बताओ ये क्या सभ्य करेंगे हमें भाई, ये अंग्रेज हमें क्या सभ्य करेंगे? जब हमें अब तक हमने जो 3 चैप्टर पढ़े उनके अंदर हर एक के अंदर देखा कि जिसके अंदर भी भारत का नाम आया उसके अंदर भारत समृद्ध रहा है, भारत पहले से ही सशक्त रहा है। भारत को ये क्या सभ्य करेंगे जो पहले से सशक्त है, पहले से समृद्ध है, पहले से ही संपन्न है। तो समझ में आई ना बात कि भारत में मुद्रण की बात करें तो भारत में इनके मुद्रण की आवश्यकता नहीं थी। इससे पहले से हम संस्कृत में, फारसी में, अरबी में और हमारी क्षेत्र की जो भाषाएं थी उनके अंदर हस्तलिखित पांडुलिपियों से जो है वो काम कर रहे थे और इसके अंदर समृद्ध और संपन्न थे। और इसके अलावा जो है वो हम चित्र भी बना रहे थे, यानी हमारे पास पहले से ही जो है समृद्ध और शक्तिशाली लेखन कला थी। चलो आगे चला, यहां तक तो ठीक है भाई, हमारे पास थी। इसके अलावा कुछ और भी था क्या? बिल्कुल था। क्या था भाई? ये जो लिखने की कला ये आ रही कहाँ थी, ये किस प्रकार से हम लिख रहे थे? तो ये बताया जाता है आपकी 8th की बुक में। आपकी तो बेटे तो 10वीं में होते, 8वीं के भी पढ़ा होगा, या ध्यान दियो को नहीं, मेरे को नहीं। 8वीं के अंदर आपके एडम को भेजा गया था भारत देखने के लिए भारत के अंदर किस प्रकार से जो वहाँ की स्कूलें चल रही थी। तो इसने एक रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट आपकी भी है, वो बता देता हूँ कि अगर भारत की बात करें तो उस समय सिर्फ बंगाल में और जो हमारा बिहार था, केवल बंगाल और बिहार के अंदर जो है वो 20 लाख से ज्यादा स्थानीय स्कूल चल रहे थे। अब बताओ, 20 लाख से ज्यादा स्थानीय स्कूल चल रहे थे उस समय। एडम ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसके अंदर उसने कहा था। तो इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हम पहले से इसके अंदर सशक्त थे, संपन्न थे, शक्तिशाली थे। भारत मुद्रण में पहले से सशक्त था। ये हमें इससे पता चल गया कि हम किस प्रकार से लिख रहे थे, हम चित्र भी बना रहे थे। और इसके अलावा एडम ने जो रिपोर्ट दी थी उससे पता चला था कि बंगाल और बिहार के अंदर 20 लाख से ज्यादा स्थानीय स्कूल थे, सिर्फ इन 2 स्टेट के अंदर, और सबकी मिलाओ कितनी हो जाएगी। यानी यहाँ पर पहले से जो है वो लेखन का कार्य चल रहा था। इसके अलावा बात करते भी, चलो हम लिख तो रहे थे, बढ़िया बात है, हमें पांडुलिपि में लिखना आ रहा था, लेकिन हमारे यहाँ भी जो है
वो प्रेस वगैरह कब प्रारंभ हुई थी, किस प्रकार से प्रेस आई थी, उसकी अगर बात करें तो भारत के अंदर सबसे पहले जो प्रेस है वो 16वीं सदी में आई थी। कब आई थी? 16वीं सदी में। और कौन लेके आए थे? इनको लेके आए थे पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है वो भारत के अंदर सबसे पहले जो है वो प्रेस लेके आए थे। कब? 16वीं सदी में भारत में प्रेस कौन लेके आए थे? पुर्तगाली। वापस सुनो, 16वीं सदी में प्रेस जो है वो भारत को लेके आए थे? पुर्तगाली। याद क्या रखोगा? पैस है प्रेस और पैसे ही पुर्तगाली, यानी पी में है और पी में है, पी पी। ठीक है, हाँ देख लो, पी पी। और इसके बन गई प्रिंटिंग प्रेस। बने बने सही है ना? यानी ई पीस है प्रेस और ई पीस है पुर्तगाली। आई बात समझ में? चलो तो आगे चलो। कि अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले प्रेस 16वीं सदी में आई थी। वो भी कौन लाए थे? भारत में सबसे पहले प्रेस जो है वो 16वीं सदी के अंदर पुर्तगाली लेकर आए थे। याद कैसे करोगे? याद ऐसे करना है, इससे पी निकालो प्रेस का और इससे पी निकालो पुर्तगाली का। पी पी प्रिंटिंग प्रेस। याद रह जाएगा ना कि प्रिंटिंग प्रेस कौन ले गया था? इसका पी प्रेस और इसका पी पुर्तगाली। आई बात समझ में? क्यों याद करना को तरीका सही है ना? तो इस प्रकार से हमें याद करना है कि 16वीं सदी में प्रेस जो है वो पुर्तगाली लेके आए थे। और ये आपको याद करने का तरीका भी बता दिया। अब इसके अंदर लिखा क्या गया था भाई? अगर प्रेस कोई लेके आया है तो जब प्रेस अगर भारत में आई है पहली बार तो इससे क्या होगा? इससे कुछ ना कुछ जो है छापा तो जाएगा। तो इसके अंदर 1579 में जो है सबसे पहले तमिल भाषा के अंदर जो है वो एक पुस्तक छापी गई थी। कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में जो है वो एक पुस्तक छापी गई थी। यहां तक ही नहीं रुके, यह तो होगा, ये तो आई अभी नहीं, अभी तो क्या हम लगातार आविष्कार पे आविष्कार करेंगे। इसके बाद अंग्रेजों ने भी एक आविष्कार किया। आविष्कार यानी भी अंग्रेजों ने भी इससे कुछ छापा। क्या छापा? इन्होंने छापी साप्ताहिक पत्रिका। अब भी थोड़ा ध्यान दे लियो, जो कंफ्यूजन होना से एक टर्म आओ, साप्ताहिक पत्रिका। यानी इन्होंने एक ऐसी पत्रिका छापी जो हफ्ते में एक बार आती थी। इसका नाम क्या था? बंगाल गजट। बंगाल गजट, बंगाल गजट। सुनियो गौर से, किसने छापी थी? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। इतो नाम याद नहीं रहे तो क्या याद रखोगा? बंगाल से 3 अक्षर को है, हिक्की याद रख लियो। क्या याद रख लियो? बंगाल हिक्की। अगर हिक्की की याद रख लो तो भी काम चल जाएगा। कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको कब छापा था? तो इसको छापा था 1870 में। कब छापा था? 1870 के अंदर जो है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट जो है उसका प्रकाशन किया था। अब देखो, ये तो किसने किया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने। अब भारतीयों ने भी कुछ किया होगा? बिल्कुल किया था। भारतीयों ने क्या? चलो, भारतीयों ने भी जो है वो एक अखबार प्रकाशित किया था। हमने क्या किया था? इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका की थी। हमने क्या किया था? हमने किया था अखबार। और अखबार का नाम क्या था? अखबार का नाम भी था बंगाल गजट। ध्यान रखना लायक बात है, दोनों का नाम सेम है, कंफ्यूज मत हो जाओ। इन्होंने तो साप्ताहिक पत्रिका चालू की थी और हमने अखबार प्रारंभ किया था बंगाल गजट। किसने प्रारंभ किया था? तो प्रारंभ किया था गंगाधर भट्टाचार्य ने। गंगाधर भट्टाचार्य ने जो है वो ये अखबार प्रारंभ किया था। मेरे अनुसार आज तक कोई भी बच्चा है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आज तक कोई दिक्कत, भारत में हमने मुद्रण जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब चलो आगे, चलो तो फिर अब हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने भारत में मुद्रण पढ़ा है और पूरे विश्व में 19वीं सदी पढ़ी थी, तो भारत में भी तो 19वीं सदी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? अब भारत में जो 19वीं सदी है इसमें एक काम नहीं हुआ था, इसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग परिवर्तन हुए थे। उनको हम धीरे धीरे बांट बांट के पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि प्रारंभ में भारत में क्या हुआ। तो जैसे भारत में 19वीं सदी आई और किताबें छपनी प्रारंभ हो गई प्रेस के द्वारा, तो लोगों में क्या हुआ? एक नए प्रकार का जो है वो, ये मान लो आप क्या बोलते, एक नई प्रकार की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। एक नई प्रकार की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी। वो प्रतिस्पर्धा क्या थी? वो प्रतिस्पर्धा ये थी कि हर व्यक्ति ये चाहता था कि हमारा जो धर्म है वो तो बढ़े,
हमारा जो धर्म है वो तो बढ़े, यानी हमारे धर्म का तो प्रचार हो, प्रसार हो, उसकी महत्ता हो, वो बढ़े। और जो अन्य का जो धर्म था, कोई भी हो जैसे, वो या तो रहे नियंत्रण में या उसका प्रभाव कम हो जाए। बताओ कि हमारा जो धर्म है वो तो बढ़े, उसका प्रभाव तो बढ़े, उसका तो प्रचार प्रसार हो, लेकिन जो दूसरे का धर्म है, जो और अन्य धर्म है, वो या तो नियंत्रण में रहे या उनका प्रभाव कम हो जाए। अपनी सबकी, हम सबकी यही एक लड़ाई है जो लगातार चलती आ रही है, जिस धर्म के नाम पर सभी को एक होना चाहिए, क्योंकि धर्म का जो कार्य है वो कार्य ही है आपको शून्य से अनंत तक पहुंचाने का, निम्न से उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का। और उसी के नाम पर जो है वो लगातार हम जो है लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। अभी तक जैसे वो अंग्रेजों ने देखा था हमने, इसी का कारण था कि हम बिखरे हुए थे, ये आए थे। पुनः यही जो है प्रारंभ हो गया कि हमारा धर्म बढ़े, अगले का धर्म खत्म हो। इसलिए क्या किया, अगर हिंदुओं की तरफ से बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पुस्तकें निकालनी प्रारंभ कर दी, जिसमें कुछ तो हिंदुओं के पक्ष में लिख रहे थे, कुछ ऐसे विषयों पे बात कर रहे थे जिस विषयों पे जो है लोग बंटे हुए थे, जैसे विधवा दाह, जिसको हम सती प्रथा भी बोल सकते हैं, इस पर बात कर रहे थे, मूर्ति पूजा पर बात कर रहे थे। बात का मतलब क्या है कि वो अपनी पुस्तकें निकाल रहे थे जिनमें इनके बारे में लिख रहे थे। मूर्ति पूजा, यानी कहने का मतलब है कि अब जो हिंदू थे वो अपने जो धर्म के बारे में बात कर रहे थे, कुछ ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे जिन पे वे लोग जो डाउटेड थे, और अलग अलग लेखक अपनी पुस्तकें लिख रहे थे। चलो आगे, भाई हिंदू अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे तो भाई मुस्लिम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो मुस्लिमों में जो उलेमा होते हैं, उलेमा एक पद होता है जिसको क्या होता है, इस्लामी कानून का पता होता है, इस्लामी ग्रंथों का पता होता है, उसे बोलते हैं उलेमा। वो क्या कर रहे थे, वो भी इस्लामी सिद्धांतों को समझाने के लिए जो है, जो इनके धार्मिक ग्रंथ होते हैं उन ग्रंथों का क्या कर रहे थे, उर्दू के अंदर जो है अनुवाद कर रहे थे, उर्दू में कर रहे थे, फारसी में कर रहे थे, ताकि लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन ग्रंथों को पढ़े और अपने धर्म के बारे में जान सके। ये उलेमा जो थे मुस्लिम समुदाय में, वो इसका जो है प्रचार प्रसार करने के लिए या इनके बारे में बताने के लिए अपने धार्मिक ग्रंथ थे उनका उर्दू में, फारसी में अनुवाद कर रहे थे। इसके अलावा जो देवबंदी थे, ये भी जो है विभिन्न प्रकार से जो है अपने नियमों को बताने के लिए, यानी इस्लामी कानूनों को बताने के लिए जो है प्रयास कर रहे थे। यानी कहने का मतलब यही है कि प्रत्येक समुदाय जो यही प्रयास कर रहा था कि हमारे धर्म के अंदर जो है, जो विचार हैं, जो उनके सोच हैं, जो उनका दृष्टिकोण है, वो हमारे लोगों तक पहुंचे, जिसके लिए लेखन का कार्य हो रहा था। और ये और विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार से जो है भारत में 19वीं सदी प्रारंभ होते ही है, जो सबसे पहली लड़ाई हुई थी वो धर्म के नाम पर ही हुई थी। और यानी भारत में जो 19वीं सदी का जो प्रारंभ है वो अपने धार्मिक विचारों के अंदर प्रतिस्पर्धा के रूप में ही हुआ था। अब चलो आगे अगर बात करें तो प्रकाशन का नया रूप, प्रकाशन का नया रूप ये किस प्रकार से, भाई किताबें तो लिखी जा रही है, उसमें नया क्या डालोगे आप, तो नया इसमें डाला गया था कि अब तक जो भारत के अंदर किताबें लिखी जा रही थी उसमें कभी भी जो है वो उपन्यास का कोई स्थान नहीं था। यानी हम बड़ी बड़ी की पुस्तकें लिख रहे नहीं थे। बड़ी बड़ी पुस्तकों से मतलब क्या है, उपन्यास क्या होता है, एक जीवनी होती है, कथा होती है, एक बहुत बड़ा वृत्तांत होता है जिसकी इतनी मोटी मोटी, इससे भी मोटी मोटी जो है वो पुस्तकें चलती हैं बड़ी बड़ी, उसको बोलते हैं उपन्यास। वो उपन्यास इससे पहले भारत के अंदर नहीं था। अब जो है भारत के अंदर जो है वो उपन्यास आना प्रारंभ हो गए थे। इसके अलावा भारत के अंदर जो है वो अब इस प्रकार के चित्र भी बनने लगे थे। किस प्रकार के, इस प्रकार के चित्र बन रहे थे जिसके अंदर एक दूसरे को जो है वो अपमानित किया जा रहा था या एक दूसरे का जो है वो मजाक उड़ाया जा रहा था। अब ये मजाक कौन उड़ा रहा था भाई, तो पता है मजाक कौन उड़ाएगा, या तो उड़ा रहे थे अंग्रेज, हमारा अंग्रेज जो भारत के उस समय क्रांतिकारी थे, जो राष्ट्रवादी थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। वो इस प्रकार के चित्र बना रहे थे जिनके अंदर अंग्रेज खुद तो प्रभुत्वशाली शक्तिशाली लगे,
और हम जो भारतीय थे वो कमजोर लगे। इस प्रकार से चित्र बना रहे थे, जैसा चित्र आपको वहां पर दिख रहा है। इसके अंदर बीच में अंग्रेज बैठा है और चारों ओर भारतीय लोग बैठे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे भारतीय लोग दास हैं और ये उनको क्या है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश दे रहा है, यानी जिसमें खुद को प्रभुत्वशाली संपन्न दिखाया जाए। इस देखो चित्र के अंदर दिख रहा ना, इस प्रकार से चित्र बना रहे थे। अगर अंग्रेज बना रहे थे भारतीयों के ऊपर तो भारतीय कम थोड़ी है, भारतीय बोले लो मैं बना दे। और भारतीय भी इस प्रकार के चित्र बना रहे थे जिसमें अंग्रेजों को इस प्रकार से दिखाया जाए या अंग्रेजों का मजाक उड़ा जाए, जिससे क्या अंग्रेजों को भी